जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को लेके पिछले के वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। जो टॉपिक बचते हैं ना फ्रेंड्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। चाहे वो एनसीईआरटी के 6 to 12 हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हम 12 तक पहले हम ज्योग्राफी को करेंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पॉलिटी करेंगे। बने रहे मेरे साथ लेट्स लर्न जीएस चैनल के साथ फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। और ये स्कूल के पर्पज से भी वीडियो की हेल्प आप ले सकते हो ना फ्रेंड्स। अगर बच्चे होते हैं ना जो 8th क्लास के स्टैंडर्ड में होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ना, वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। दुनिया भर में मेजर जो इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम देखेंगे। अब दुनिया भर में जो मेजर इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? आपके इमर्जिंग इंडस्ट्री है ना। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं ना। दैट मीन्स ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? ओल्डर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है ना। बट ये आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए है ना, ये सारे क्या है? आपके इमर्जिंग इंडस्ट्री है ना। अब इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या होते हैं? जिसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आते हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी है ना। तो ये सारे चीज आते हैं फ्रेंड्स आपके इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। इवन कि आपके जो नॉलेज आपके पास जितना होगा ना, वो भी किस में आते हैं? आपके इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है ना। दैट्स व्हाई आपको ज्ञान जो है ना फ्रेंड्स, शिक्षा, नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए ना। ये आप समझ सकते हो। अब जो कंट्री जो है ना फ्रेंड, जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ना, वो जैसे मान के चलिए आप जर्मनी, यूएस, चाइना, जापान एंड रशिया। इसके साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कंट्रीज में ज्यादा कंसंट्रेटेड है। आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे इंडिया है ना, हमारे देश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। इसके बाद हांगकांग है, साउथ कोरिया है, जापान एंड ताइवान। तो इन कंट्रीज में ज्यादा क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हब जो है ना फ्रेंड्स, मेजर हब, यानी कि किन कंट्रीज, मतलब आप बोल सकते हो किन रीजन में, दुनिया के किन रीजन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम हब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? सेंट्रल कैलिफोर्निया है ना, यूएस के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बेंगलोर रीजन जो हमारे देश के अंदर है ना फ्रेंड्स, ये भी क्या है? आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरे इंडस्ट्रीज की तरह जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर भी क्या क्या होते हैं? आपके इनपुट्स बोलिए, प्रोसेसेस बोलिए, इसके साथ साथ आउटपुट बोलिए ना। ये तीनों होना बहुत ही जरूरी है। अब ये आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं फीडर इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज जो आपके जो, मान के चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल माइनिंग किया ना, माइनिंग करके उसको लिया, इंडस्ट्री में शिफ्ट किया। अब माइनिंग जहां पे हमने आयरन और को माइनिंग करके इंडस्ट्री में लिया, अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आयरन और को, और की मतलब आयरन को इसके साथ अलग कर दिया। अब ये क्या करेंगे? आयरन को जो है ना फ्रेंड्स दूसरे इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं। अलग अलग के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स या बोलो आप मशीनरी, हैवी मशीन्स बनाने के लिए ना। तो ये जो आपके आयरन और आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? फीडर इंडस्ट्री, यानी कि दूसरों को ये कुछ दे रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम फीडर इंडस्ट्री। और ये जो है ना फ्रेंड्स, जो दूसरे इंडस्ट्री से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आयरन और दूसरे इंडस्ट्रीज को जा रहे हैं ना, और ये इंडस्ट्रीज क्या करेंगे? आयरन एंड स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे ना। क्यों? क्योंकि पहले तो आप बोलिए, अब यहाँ पे तो गाड़ियां तो पहले यहाँ बना नहीं है ना, पहले इस इंडस्ट्री से आयरन एंड स्टील को शिफ्ट करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज में।
फिर यहाँ जाके आपकी गाड़ियां बोलिए, आपके हेवी मशीन्स फिर बनते हैं ना। यानी कि ये इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, आयरन एंड स्टील को क्या कर रहा है, ऐसे रॉ मटेरियल यूज कर रहा है ना। आप समझ सकते हो। अब इनपुट्स क्या क्या है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल सबसे पहले है, इसके लिए तो होना ही चाहिए, सच एज आयरन और बोलिए, आप कोल बोलिए, लाइमस्टोन बोलिए, है ना। इसके साथ साथ लोग बोलिए, वहां पे काम करने के लिए लेबर, कैपिटल पैसा चाहिए, साइट चाहिए, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारे क्या आता है ना फ्रेंड्स, एक इंडस्ट्री के लिए, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इनपुट्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्या होते हैं, चले भाई अब हमें, भैया हमने इनपुट्स तो डाल दिया, इसके साथ साथ अब प्रोसेस होना है। प्रोसेस में क्या होता है, जो आयरन जो है ना फ्रेंड, इसको कन्वर्ट करते हैं हम स्टील में। इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना। अब स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे करते हैं, वो हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत है। जितना जितना जो आप एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है ना फ्रेंड्स, उतना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए। अब रॉ मटेरियल जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, और इसके बाद इसको अंडर को स्मेल्टिंग करते हैं ना। अब स्मेल्टिंग क्या होते हैं देखिए, इसके बाद इसको बाद में फिर रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद फिर आपके स्टील बन जाते हैं ना। अब आउटपुट क्या आपके बाद में क्या निकलेंगे, आपके स्टील बन के फिर बाहर आ जाते हैं ना, जो दूसरे जो इंडस्ट्रीज में जाएंगे, ऐसे और ऐसे रॉ मटेरियल जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया। अब स्मेल्टिंग क्या होता है देखिए, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दियर ओर्स, जैसे कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, आयरन ओर से, है ना। फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल के, हीटिंग चाहिए बहुत ज्यादा, उसके लिए हीट चाहिए ना फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं हम स्मेल्टिंग। आप समझ सकते हो, यानी कि किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करके, है ना, इसको बोलते हैं हम स्मेल्टिंग। ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए 8 टन कोल है, 4 टन आयरन और है, 1 टन लाइमस्टोन है, इसके बाद आपके फाइनली आपको 1 टन क्या मिलेंगे, आपको स्टील। आप समझ सकते हो, है ना। अब ये जो है स्टील जो है ना फ्रेंड्स, ये टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, है ना। अब ये जो जब स्टील जब हमने जो आयरन और से कन्वर्ट करके बनाया ना फ्रेंड्स, प्रोसेस करके, तो इसके अलग अलग प्रकार की शेप बना सकते हैं, कट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं ना। जैसे स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील, अलग अलग प्रकार के एलॉयज होता है। अब एलॉयज क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जब साइंस डिस्कस करेंगे ना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार के स्टील के जो एलॉयज होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी बनते हैं। कुछ अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स इसमें ऐड करना पड़ता है, तभी जाके एलॉयज बनते हैं ना। जैसे आपके एल्यूमिनियम हुआ, निकल हुआ, आपके कॉपर हुआ, तो ये सारे है ना फ्रेंड्स, ऐड करना पड़ता है। अब इसके बाद एलॉय जो है ना फ्रेंड्स, जो स्टील से बने होते हैं, वो हार्डनेस बन जाते हैं, फिर आपके टफनेस बनते हैं, फिर वो रस्टिंग जब होते हैं ना, आपने देखा होगा आयरन ओर के ऊपर रस्टिंग, जब बहुत टाइम हम कहीं फेंक के रखते हैं तो उस पर रस्ट पड़ते हैं ना, रस्टिंग हो जाते हैं। तो इन चीजों से ये रेजिस्ट कर सकते हैं ना, कब, जब इनमें इस स्टील के अंदर, जब एलॉय के अंदर ये सारे हम ऐड करते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, स्टील जो है ना, हम इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यानी जो आज के जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, उसके लिए स्टील क्या है, बैकबोन, यानी कि रीढ़ का हड्डी, है ना। ये आप समझ सकते हो। ऑलमोस्ट जो चीजें हम यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, जो चीज आयरन स्टील से बने होते हैं, जैसे मान के चाहिए कोई टूल्स होगा, कोई मशीनरी होगा, तो ये सारे किससे बनते हैं, आयरन स्टील से। दैट्स व्हाई स्टील को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, है ना। जैसे आपके शिप्स बोलिए, बड़े बड़े समंदर के जहाज, है ना, ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रक्स एंड ऑटोस, तो ना फ्रेंड्स, वो लास्ट में किससे बने होते हैं, आपके स्टील से। ये आप समझ सकते हो। इवन द सेफ्टी पिंस एंड नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, यानी कि जो आप सेफ्टी पिंस बोलिए, इवन की जो नीडल्स होता है ना फ्रेंड्स, जिससे हम कपड़े सिलते हैं ना, वो भी किससे बने होते हैं, स्टील से। जहां से हम तेल निकालते हैं ना फ्रेंड्स, ड्रिलिंग करके, वो भी किससे बने होते हैं, स्टील मशीनरी से। स्टील के पाइपलाइन होते हैं जहां से हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिनरल्स जहां से हम माइनिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, खनन करते हैं, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी स्टील से बने होते हैं। फार्म मशीन जो है ना, जैसे आपके ट्रैक्टर बोलिए, थ्रेशर बोलिए, वो भी स्टील से बने होते हैं। जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें भी स्टील चाहिए होते हैं। तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, जो आपकी स्टील जो है ना, वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की क्या है, बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी, है ना। तो ये यहाँ पे कुछ डायग्राम है फ्रेंड्स, कैसे इसमें है ना, आयरन ओर को डालते हैं, लाइमस्टोन को डाल के, फिर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, फिर ये कैसे होता है यहाँ।
ये आप देख सकते हो। अब क्या है इसके नीचे देखिए, 1800 1880 से पहले क्या होता था ना फ्रेंड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, वो मोस्टली कहाँ पे लोकेट होते थे, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, पावर सप्लाई है, जहाँ पे पानी उपलब्ध है ना, इजिली अवेलेबल है। बट लेटर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, बाद में लोकेशन ऑफ ये जो इंडस्ट्रीज है इसको कहाँ पे लगाना शुरू किया लोगों ने, कोल फील्ड्स के, जहाँ पे कोल फील्ड्स है, कोयले का जो फील्ड्स होते हैं, जहाँ पे रेलवे लाइंस होते हैं, कैनाल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इजीली हम रेलवे में यहाँ से वहाँ है ना ले जा सकते हैं। जैसे 1950 के बाद क्या होते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, वो लोकेट करते हैं हम कहाँ पे, फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स के ना, जहाँ पे फ्लैट लैंड होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ आ रहा है इम्पोर्ट करके, वो इजीली हम यहाँ इंडस्ट्री में ले सकते हैं। अगर हमें बाहर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो इजीली हम यहाँ पे शिप में भर के हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। ओवरसीज में हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये आप समझ सकते हो। ओवरसीज से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं और बाहर के देशों में हम सामान बेचते हैं ना, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके बाद है आपके, हमारे देश में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, हैज डेवलप टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जहाँ पे रॉ मटेरियल्स है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलेंगे आपको, चीप लेबर है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट है वहाँ पे आपको इजीली क्या मिलेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज क्या क्या है आपके, भिलाई है, दुर्गापुर है, बनपुर है, जमशेदपुर है, रोहितकिला है, बोकारो है। ये सारे है ना फ्रेंड्स, ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। जैसे आपके बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन चारों स्टेट्स में ये सारे स्टील प्लांट्स ना ये फैला हुआ है। भद्रवती एंड विजयनगर इन कर्नाटक में, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक प्लांट है, यहाँ पे भी विशाखापट्टनम में भी है, आंध्र प्रदेश में सलेम इन तमिलनाडु। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये कुछ स्टील सेंटर्स है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोकल रिसोर्स को यूज करके हम स्टील्स को लेते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। आप फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना फ्रेंड्स, ये आपके जमशेदपुर प्लांट, ये आप देखिए क्या है। आजादी से पहले क्या था ना फ्रेंड्स, जब देश देश आजाद हुआ 1947 में ना, 1947 से पहले क्या था, हमारे पास खाली आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, आयरन एंड स्टील प्लांट, वो खाली एक हमारे पास मतलब देश के अंदर है ना, पूरे देश में। जिसको हम बोलते हैं टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो प्राइवेटली ओन थे। यानी कि वो प्राइवेटली ओन क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले के वीडियो में डिस्कस किया था। अब एक इंडिविजुअल का ही थे फॉर एग्जाम्पल है ना, मान के चलिए आप, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारे सरकार ने अलग अलग प्रकार की इनिशिएटिव्स लिए इसके लिए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स को सेट करने के लिए ना। इसके बाद जो टिस्को जो है ना फ्रेंड्स, एक्चुअल में शुरू होते हैं 1907 में, कहाँ पे, साक्ची में है ना। अब साक्ची कहाँ है, आपके रिवर जो है ना फ्रेंड्स, सुबर्णरेखा एंड खरकाई रिवर है ना, खरकाई रिवर कहाँ पे, ये झारखंड में। यानी कि ये खरकाई रिवर हुआ, ये सुबर्णखा सुबर्णि सुबर्णरेखा रिवर है ना। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा क्या आ रहा है, कोई इशू नहीं। तो इन दो, ये जो दो नदी है ना फ्रेंड्स, इनके कन्फ्लुएंस पे ये आपके साक्ची जो है ना, ये 1907 में आपके टिस्को को स्टार्ट किया था। बट लेटर क्या हुआ ना, आपके साक्ची के नेम को रीनेम किया, बाद में हमने इसको जमशेदपुर पढ़ा है ना, जमशेदपुर। अब ज्योग्राफिकली जो जमशेदपुर जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही कन्वीनियंट है किसके लिए, आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री के लिए ना। कुछ फैक्टर्स होंगे इसीलिए तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये आपके खरका रिवर, ये है सुबर्णरेखा रिवर ना, ये आपके साक्ची यानी जमशेदपुर। अब साक्ची जो है ना फ्रेंड्स, हमने क्यों चूज किया इसके लिए, स्टील प्लांट के लिए। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे इसके 32 किलोमीटर अवे है फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑफ बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। क्यों? क्योंकि हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ है ना। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आयरन और इजीली अवेलेबल है, कोल है, मैंगनीज है, और साथ साथ में कलकत्ता जो शहर है ना, यहाँ से नजदीक है ना फ्रेंड्स। अब मार्केट चाहिए ना, इसके लिए कलकत्ता नजदीक है। तो ये सारे रीजन होने की वजह से हमने साक्ची में क्या किया, स्टील प्लांट को सेट किया। इतना तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। इसको जो है ना फ्रेंड्स, वो कोल कहाँ से लेते हैं, जराई कोल फील्ड से, जरिया कोल फील्ड से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज लेते हैं उड़ीसा एंड झारखंड से। खारका एंड सुबर्णरेखा रिवर से जो है ना फ्रेंड्स, इन दो ये जो नदी है यहाँ से
सफिशिएंट वाटर सप्लाई होते हैं, यानी कि पानी इजीली अवेलेबल है। इसके साथ हमारे सरकार ने इनिशिएटिव्स दिया फ्रेंड्स, पैसा लगाया हमारे इस कंपनी, ये जो टिस्को जो है ना, इसके अंदर, इसके लिए, इसके लेटर डेवलपमेंट के लिए है ना, ये आप समझ सकते हो। अब जमशेदपुर में जो है ना फ्रेंड्स, ये आपके जो स्टील प्लांट है, इसके साथ साथ सिवरल अदर प्लांट्स है, जैसे जैसे कि आप यहाँ क्या क्या होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स, आपके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होते हैं, इन प्लेट, केबल एंड वायर, तो ये सारे है ना फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के और प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप समझ सकते हो। The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India। यानी कि जो आप, हमने जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जब ओपन किया ना फ्रेंड्स, इसने हमारे यहाँ पे और एक दरवाजा खोल दिया, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ना, ये आप समझ सकते हो। जो हमारे पास जो दूसरे सेक्टर जो है ना फ्रेंड्स इंडियन इंडस्ट्री के, और किसके ऊपर मोस्टली हैवीली डिपेंड है, किसके ऊपर, हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना। जैसे कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगाना है या उसके लिए बिल्डिंग खड़ा करना होगा, तो हमें पहले उसके लिए स्टील चाहिए ना, आयरन स्टील चाहिए। तो आयरन इंडियन आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स है ना। यानी जो हमारे इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, बहुत सारे स्टील प्लांट्स आते हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे स्टील मिल्स भी आते हैं, वहां से फिर स्टील जो है ना फ्रेंड्स वो हम यहाँ वहां बेचते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर जो है ना फ्रेंड्स, हमारे इस स्टील प्लांट के अंदर हम क्या क्या करते हैं, रोलिंग मिल्स, आपके एंसिलरी इंडस्ट्रीज हुआ, तो ये सारे है ना फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करते हैं, ये आप समझ सकते हो जमशेदपुर का है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके पिट्सबर्ग। अब ये कहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि यूएस में। द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पिट्सबर्ग इन्वेस्ट लोकेशनल एडवांटेज, यानी कि ये जो अपना जो पिट्सबर्ग जो है ना फ्रेंड्स, वो अपना जो एक लोकेशन जहाँ पे ये आपके स्टील जो सिटी है ना, सिटी आपके पिट्सबर्ग यूएस में, ये आपने लोकेशन जहाँ पे ये सिटी जो है ना फ्रेंड्स, वो अपने लोकेशन की वजह से इसको बहुत ज्यादा फायदा है ना। जैसे मान के चलिए, अगर इसको रॉ मटेरियल चाहिए सच एज कोल, ये इजीली लोकली अवेलेबल है वहां पे, वहीं पे है ना। अगर आपको वहां पे आयरन और चाहिए होगा, तो ये कहाँ से आते हैं, आयरन माइंस एट मिनेसोटा है ना, मिनेसोटा से इसको आयरन और मिलते हैं, जो 15 से किलोमीटर कहाँ से दूर है, पिट्सबर्ग से है ना। अब इसको बिटवीन दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग, यानी कि ये जो आयरन और यहाँ से ये लाते हैं ना, मिनेसोटा, यहाँ से पिट्सबर्ग जो है ना फ्रेंड्स, इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग, और शिप भी है ना, यहाँ से इजीली शिपिंग जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सस्ते दाम पे शिप में ले जाते हैं ना, समंदर के जहाज में। यहाँ पे कुछ ग्रेट लेक्स है, वाटर वे है ना। अब ग्रेट लेक जो है ना फ्रेंड्स, यूएस में कुछ लेक्स है, हम उसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अब ट्रेन जो है ना फ्रेंड्स, वो कैरी करते हैं और फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया ना, यानी कि ग्रेट लेक्स के पास ये आएंगे पहले शिप में, फिर ये पिट्सबर्ग के एरिया में ट्रेन में ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक शहर है फ्रेंड्स, ओहियो है ना, यूएस में। अब इसके बाद और एक जगह है फ्रेंड्स, ओहियो में एक जगह है मोनोगाहिला है ना, मोनोगाहिला एंड एलिक एलिक हैनी में है ना फ्रेंड्स, एलिक हैनी रिवर्स, यानी मोनोगाहिला एंड एलिक हैनी रिवर्स जो है ना, इसको, इस प्लांट को एडिक्वेट वाटर सप्लाई करते हैं। तो ये सारे क्या है ना फ्रेंड्स, इसके लोकेशनल एडवांटेज है ना, इस एडवांटेज का ये भरपूर फायदा उठाते हैं ये जो आपके पिट्सबर्ग सिटी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, आप समझ सकते हो। अब आज के टाइम पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग, यानी कि आज के टाइम पे पिट्सबर्ग में अगर जाएंगे ना, कुछ बड़े बड़े जो है ना, वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स, यानी कि कुछ ही है ना, क्यों, दे आर लोकेटेड इन वैलीज ऑफ मोनोगाहिला एंड एलिकहनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग विद ओहियो रिवर्स बिलो इट है ना। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स है ना, यानी कि उसके बाद जो यहाँ से जो भी फिनिश स्टील जो बन रहा है ना, वो चाहे आप लैंड से भी ले जाते हैं, यहाँ पे वाटर रूट्स भी इजीली अवेलेबल है, तो इस तरह से यहाँ वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं, इतना तो आप समझ सकते हो। अब इसमें जो आपके ग्रेट लेक्स जो आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोलिए सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी, ये सारे किस में आते हैं, आपके ग्रेट लेक्स में ना, ये आप याद रखिए फ्रेंड्स, अपने पास मैप खोल के रखिए, बहुत जरूरी है। अब जो
लेग सुपीरियर जो है ना फ्रेंड्स वो लार्जेस्ट है इन सारों में से 5 जो लेग्स हैं, इट इज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स है ना। तो ये जो आपके ग्रेट लेग जो है ना फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ये आप याद रखिए। अब ये जो आपके पिट्सबर्ग एरिया जो है ना फ्रेंड्स एज मेनी फैक्ट्रीज, जैसे कि आपके स्टील मिल्स हैं, they use steel as their raw material to make many different products such as rail railroad equipment, heavy machinery and rails। तो ये जो आपके पिट्सबर्ग के जो एरिया है ना, वहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्ट्रीज हैं जो वहाँ से पिट्सबर्ग से स्टील स्टील को उठाते हैं और ऐसे रॉ मटेरियल यूज करके बहुत सारे और सारे इक्विपमेंट बनते हैं। आपके रेलवे रोड इक्विपमेंट हुआ, हेवी मशीन्स बनाते हैं, रेल्स बनते हैं ना, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके कुछ इंफॉर्मेशन। इसके बाद है आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इसमें क्या होता है देखिए, अब जो हम कपड़े जो सिलते हैं ना फ्रेंड्स वो हम यन से सिलते हैं ना। ये एक एंशियन आर्ट है, बहुत पुराने लोग पुराने जमाने से ये जो काम है ना ये करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपके कॉटन से करते हैं हम, वूल से, सिल्क, जूट, फ्लेक्स जो हम यूज करते हैं किसके लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इन देम है ना। फाइबर आर रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो फाइबर होता है ना वो रॉ मटेरियल है किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब फाइबर जो है ना फ्रेंड्स वो नेचुरल के साथ साथ ये मैन मेड भी हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल। अब जो नेचुरल जो है ना फ्रेंड्स कहाँ से हम लेते हैं, वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन एंड जूट, ये सारे क्या है नेचुरल फाइबर। अब मैन मेड क्या है आपके नायलॉन, पोलिएस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन है ना, ये आप समझ सकते हो। अब टेक्सटाइल जो शब्द है ना फ्रेंड्स ये लैटिन शब्द है टेक्सचर, इसका मतलब क्या है, वेव है ना, यानी कि सिलना, ये आप समझ सकते हो। तो इसके बाद है फ्रेंड्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया भर में ना, बहुत पुराना इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स है ना, व्हील्स एंड लूम्स। यानी कि जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, कॉटन क्लॉथ जो है ना हमने बनाना शुरू किया, हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स होते हैं जैसे व्हील से बनते हैं, लूम से। 18th सेंचुरी में जब पावर लूम जब डेवलप होना फ्रेंड्स, इसने डेवलपमेंट किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत किया। कहाँ पे हुआ ये, फर्स्ट ब्रिटेन में एंड लेटर ये पूरी दुनिया में फैल गया ना। जैसे आज के टाइम पे हमारे देश में इंडिया में भी है, चाइना, जापान, यूएस जो है ना फ्रेंड्स ये मोर आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, ये प्रोड्यूसर्स कंट्रीज है, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। अब इंडिया जो है ना फ्रेंड्स वो ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो है ना फ्रेंड्स, हम अच्छे क्वालिटी वाले जो हम कॉटन टेक्सटाइल को हम प्रोड्यूस करते हैं। जब ब्रिटिश रूल था ना फ्रेंड्स उससे पहले क्या था, हम जो है ना फ्रेंड्स हैंड स्पन करते थे, यानी कि हाथ से ही बनाते थे। हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट, यानी कि हम दुनिया के जो मार्केट्स है ना वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे। जैसे आपके मुस्लिम्स ऑफ ढाका हुआ, आपके चिंस ऑफ मसूलीपट्टनम हुआ, कैलिकोस ऑफ कालीकट हुआ, गोल्ड ड्राफ्ट ऑफ कॉटन ऑफ बुरहानपुर हुआ। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स ये आप समझ सकते हो कॉटन जो है ना अलग अलग प्रकार के जो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कॉटन टेक्सटाइल है। आपके सूरत एंड वडोदरा जो गुजरात में है ना फ्रेंड्स, ये क्या है वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन, यहाँ पे बहुत अच्छे कॉटन टेक्सटाइल होते हैं फ्रेंड्स गुजरात में। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल्स वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट उस टाइम पे क्या होता था ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा महंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगते थे। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री could not face the competition from a new textile mills of west। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, पहले हम क्या करते थे हाथ से ही बनाते थे ना, बट जब वेस्ट का जो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा ना फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल जैसे हुआ, तो क्या हुआ, उन्होंने उससे ज्यादा सस्ते दाम में बनाना शुरू कर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो गुड क्वालिटी फैब्रिक्स उन्होंने यूज किया थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, जब ब्रिटिश रूल यहाँ आता है ना फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं हमारे ट्रेडिशनल कॉटन जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स कंपीट नहीं कर पाते थे। जो ब्रिटिश जो है ना वो क्या करते थे मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल है ना, यानी कि वो बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, वो मशीन्स के थ्रू बनाते थे तो वो चीज सस्ते भी हो जाते थे, साथ साथ में वो क्वालिटी में अच्छे थे ना, तो हम उससे कम्पीट नहीं कर पाते थे, इतना तो आप समझ सकते हो।
अब जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है ना फ्रेंड्स, हमने मुंबई में सेट किया, एस्टेब्लिश किया। कब? 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, कोड ऑफ इंपोर्टिंग मशीनरी हम इंपोर्ट इंपोर्ट किया फ्रेंड्स बाहर से। अंग्रेजों के टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे इजीली था मुंबई में, एंड स्किल लेबर भी थे। रिजल्ट इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन द रीजन, यानी कि क्या हुआ, अब ये सारे चीज जब चीज अवेलेबल होंगे तो होगा ही ना, इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगे, एक्सपेंशन हो जाएंगे, एक्सपैंड। अब जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड है ना, कहाँ पे? फोर्ट ग्लस्टर है ना, नियर कलकत्ता। कब? 1818 में। बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम्स, बट कुछ टाइम ये क्या हुआ, बंद हो गया ना। और स्टार्टिंग पे क्या होता था ना फ्रेंड्स, इंडस्ट्री फ्लरिश इन द एरियाज। स्टार्टिंग कहाँ कहाँ पे था? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। तो बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे होते थे। बट टुडे, आज के टाइम पे हम ह्यूमिडिटी जो है ना फ्रेंड्स क्रिएट आर्टिफिशियली, आज के टाइम पे हम ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली हम बनाते हैं ना। एंड रॉ मटेरियल इसे, एंड रॉ कॉटन जो है ना फ्रेंड्स, जो कॉटन का जो रॉ होता है जहां से पहले हम उठाते हैं, इज प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल ना। नाउ दिस इंडस्ट्री है सेपरेट। जब हम ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली बना पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाकी जो है एरियाज में हमने क्या किया, इस इंडस्ट्री को लगाना शुरू किया। जैसे कि आपके कोयम्बटूर ले लीजिए, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब में ना, पुडुचेरी, पानीपत, इन सारे एरियाज में आपको आज के टाइम क्या मिलेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। अब वन थर्ड जो है ना फ्रेंड्स, तीन में से एक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, जो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो तीन में से एक तिहाई में से एक है ना, यानी कि वन थर्ड, इसमें से एक पार्ट जो है ना फ्रेंड्स, हम बाकी दुनिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप याद रखिए। फर्स्ट है फ्रेंड्स अहमदाबाद। अब ये कहाँ पे? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? साबरमती रिवर है ना। फर्स्ट मिल और एस्टेब्लिश इन 1861 में, ये फर्स्ट एस्टेब्लिश किया हमने। अब ये दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मिल हुआ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई ना, मुंबई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल हुआ। अहमदाबाद जो है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये आप एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इस शहर को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो अहमदाबाद, ये आप याद रखिए। यहाँ पे हमने क्यों सेट किया? फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन अहमदाबाद है ना फ्रेंड्स, अपने आप में कुछ फेवरेबल फैक्टर्स है। यहाँ पे हमने क्या किया, अहमदाबाद में हमने सेट किया इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अब ये क्लोजली सैचुरेटेड विद क्लोज कॉटन ग्रोइंग एरियाज है ना, जहाँ से कॉटन ग्रो होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा क्लोज है। दैट्स, ये अपने आप में एक फैक्टर है। रॉ मटेरियल है, क्लाइमेट इज आइडियल है स्पिनिंग एंड वेविंग के लिए ना, फ्लैट टेरेन है, प्लेन एरिया है, इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स, यानी कि ये सारे फैक्टर्स होने की वजह से हमने अहमदाबाद में ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेट किया है ना फ्रेंड्स। अब डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बहुत स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर है ना फ्रेंड्स। अब महाराष्ट्र और गुजरात में आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर बोलो चाहे सेमी स्किल्ड लेबर बोलो, इजिली यहाँ से अवेलेबल है। वेल डेवलप्ड रोड है, रेलवे नेटवर्क्स है, परमिट। अब ये सारे होने की वजह से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है ना। तो ये सारे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, जो हम देश के जो बाकी जो हिस्सों में अगर हम ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा ना, तो वेल डेवलप रोड है, साथ साथ में रेलवे नेटवर्क्स भी हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ना फ्रेंड्स करते हैं आपको अहमदाबाद में हमने क्या किया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने सेट किया। दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू मार्केट भी है यहाँ पे। मुंबई पोर्ट नियर जो है ना फ्रेंड्स फैसिलिटेट इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट टू कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि अब जो मुंबई पोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल को और इंपोर्ट करते हैं मशीनरी को है ना। तो ये सारे फैक्टर्स है, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, आपके अहमदाबाद में हमने मिल सेट किया है ना। आज के टाइम पे जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है ना फ्रेंड्स, हैव बीन सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है? सिविल टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन क्लोज डाउन, कुछ टेक्सटाइल मिल जो है ना वो बंद हो चुके हैं ड्यू टू इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री, यानी कि देश के बाकी जो हिस्से हैं ना वहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेंटर्स खुल गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गया है आपके अहमदाबाद में। एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स, यहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल है ना वो अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद, अब टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना, वो अपग्रेड जब नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंड्स डिफरेंट
कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस ऑफ क्लोथ्स, आप कलेक्ट कीजिए टेलर की शॉप से, आप क्लासिफाई कीजिए फ्रेंड्स इनके कॉटन के, सिल्क के, सिंथेटिक के, कि ये किससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अब इसके रॉ मटेरियल को हमें पहचानना है, यूज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ये कैसे बनाए ना। उसके बाद है फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट सेंटर वो है ओसाका जापान में ना। ये कहाँ पे टेक्सटाइल सेंटर जापान में है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, यानी कि ओसाका को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका में है ना फ्रेंड्स, ये क्यों डेवलप हुआ यहाँ पे, ड्यू टू सिविल जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ भूगोल के जो है ना, भौगोलिक फैक्टर जो है ना फ्रेंड्स, वो इसकी वजह से आपने ये जो जापान में जो है ना फ्रेंड्स, ओसाका जो है ना इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं। अब एक्सटेंसिव प्लेन है, अगर आप ओसाका में जाएंगे ना फ्रेंड्स, प्लेन एरिया है, लैंड इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे कॉटन जो है ना फ्रेंड्स, इजीली हम कॉटन मिल्स को ग्रोथ कर सकते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट है, वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वेविंग है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अब ये जो यहाँ पे एक नदी है फ्रेंड्स, ह्योडो रिवर है ना, पानी यहाँ पे इजीली मिल्स को इजीली सफिशिएंट वाटर यहाँ से मिल जाते हैं। लेबर है, इजीली अवेलेबल है यहाँ पे लेबर। पोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, जहाँ से इंपोर्ट करते हैं कॉटन को, रो कॉटन को फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, फिर बाद में ये टेक्सटाइल ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री ओसाका में है ना फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली डिपेंड है किसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर। कॉटन जो है ना फ्रेंड्स, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएस से। अब जो फिनिश जब प्रोडक्ट बनते हैं ना यहाँ पे, वो मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं जापान से है ना, फूड मार्केट ड्यू टू क्वालिटी है ना, और लो प्राइस के साथ ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भी दो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी जो है ना फ्रेंड्स, अब ये ओसाका है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है जापान के अंदर। ऑफ लेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, क्यों, जैसे जैसे डेवलप हो जाएंगे वैसे वैसे बाकी एरियाज में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने लगे हैं ना, सच एज इसके साथ साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप किए जापान ने, जैसे कि आयरन एंड स्टील हुआ, आपकी मशीनरी हुआ, शिप बिल्डिंग हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुआ एंड सीमेंट। तो ये है ना फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपके ये जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो जाते हैं। मिलेंगे चैप्टर नंबर लास्ट यानी कि चैप्टर नंबर 6 में एनसीईआरटी क्लास है ज्योग्राफी में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।